अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 90 फॉर क्लास 9, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें से हम गैशियस स्टेट के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं इन अपने कुछ लेक्चर्स में, हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट को समझने के लिए, उसकी नेचर को समझने के लिए हम लोग इसकी डिफरेंट टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने स्टार्ट किया है लिक्विड्स के टॉपिक में, दैट इज़ अबाउट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में हमने क्या देखा है कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बगैर किसी हीट सोर्स के, यानी कि एक्सटर्नली आप खुद से इन्हें कोई भी हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे, तब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जब गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज एन इवेपोरेशन। उसे हम इवेपोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। और इवेपोरेशन का प्रोसेस इज़ ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन, जिसमें गैशियस मॉलिक्यूल्स दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और क्यों मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, क्या क्या कैटेगरीज हैं मॉलिक्यूल्स की डिपेंडिंग अपॉन देयर काइनेटिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा मैंने आपको बताया अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इवेपोरेशन कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन जो है ख़ुद एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो तकरीबन हर तरह के टेम्परेचर पे अफेक्टिव है, हो रहा है। उसके अलावा सेकेंडली क्या है कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस का मतलब है कि जब इवेपोरेशन होती है तो इर्द गिर्द जो उसकी इन्वायरमेंट है वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट वाज़ह होता है, कूलिंग इफ़ेक्ट फील होता है। तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। अब अपने प्रीवियस लेक्चर से जब हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, किस तरह से इवेपोरेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है, और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जिसकी मदद से इवेपोरेशन के प्रोसेस को डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो वेरी फर्स्ट जो फैक्टर है जो डिपेंड करता है, जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है, दैट इज़ सरफेस एरिया। यानी कि लिक्विड का सरफेस एरिया किस तरह से होगा और किस तरह इवेपोरेशन इसके ऊपर अफेक्ट करती है। इवेपोरेशन जो है एक्चुअली अगर हम लोग कहें इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फेनोमेनन, यानी कि सरफेस पे इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया या फिर इवेपोरेशन डायरेक्टली डिपेंड्स, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया रखेंगे उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, और जितना कम सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है उतना ही स्लो डाउन हो जाता है। जैसे कि अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने बार बार आपको एग्जांपल दी कि आप कुछ वाटर को ले लें और आप उसको एक प्लेट में रखें। प्लेट में बोलने का मकसद क्या था, आई कुड हैव यूज द वर्ड ऑफ ग्लास। ग्लास में अगर आप ग्लास को देखें, आप अपने माइंड में इसकी एग्जांपल लें, ये वाटर का सरफेस एरिया है, दिस लाइन, दिस मच इज़ द सरफेस एरिया ऑफ वाटर। और अगर आप किसी प्लेट में या खुले बर्तन में लेते हैं तो जितना ज़्यादा यहाँ पे वाटर होगा उसकी जो ये लाइन है, दिस इज़ द सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे अमाउंट हम लोग दोनों की सेम ले लें, ग्लास में भी और प्लेट में भी, तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है प्लेट में ज़्यादा होगा बिकॉज इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि ग्लास में भी इवेपोरेशन होगी लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया कम होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। इसमें क्या है कि सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि लिक्विड का वो हिस्सा जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है। प्लेट में मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में जा सकते हैं। अगर हम लोग गैस में देखें तो ये जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, और यहाँ पे इसीलिए इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन रहता है। उन्होंने आपको बुक में दी है एग्जांपल सॉसर की, कि अगर आप जैसे चाय है गर्म है, आमतौर पे हमारे बुज़ुर्ग क्या करते हैं कि देव यूज़ द सॉसर ऑफ द कप टू कूल डाउन द टी, ताकि वो जल्दी ठंडी करने के लिए प्लेट या सॉसर की मदद से उसको पीते हैं ताकि चाय जल्दी ठंडी हो जाए। कैसे चाय ठंडी होती है कि विद इन द इनसाइड द कप, क्योंकि उसका चाय का टेम्परेचर सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया लो होता है, इसलिए वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। और विद इन द सॉसर जो टी का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज्ड
टू द एनवायरनमेंट, सो दैट इज़ वाई रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ इंक्रीज्ड, और उस वजह से चाय ठंडी हो जाती है। चाय ठंडी किस तरह से होती है? मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। तो जब इवेपोरेशन होगी टी में, जब सॉसर में आपने टी डाली और उसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी बिकॉज सरफेस एरिया ज़्यादा था, तो उस वजह से जो टी है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। जबकि अगर कप में है तो वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं हो सकते बिकॉज सरफेस एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू द सॉसर, तो दैट इज़ वाई कप के अंदर बनिस्बत सॉसर के चाय जो है आराम से यानी आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लार्जर सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस वक़्त इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज़ होता जाएगा। और अगर हम सरफेस एरिया को डिक्रीज़ कर दें, हमें कोई ऐसी चीज़, जिस तरह से चाय है, इन द समर सीज़न वी कैन यूज़ द सॉसर टू कूल डाउन द टी क्विकली, तो इसलिए वहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट करने के लिए उसको सॉसर में डाला जाता है। सिमिलरली अगर आप विंटर में चाहते हैं कि चाय इतनी जल्दी ठंडी ना हो तो उसमें सॉसर के बजाय कप्स को ही यूज़ किया जाता है ताकि सरफेस एरिया को कम रखें। सरफेस एरिया कम होगा तो टी की इवेपोरेशन कम होगी, टी की इवेपोरेशन कम होगी तो टी थोड़ा सा टाइम ले लेगी ठंडा होने में। तो इस तरह से हम लोग सरफेस एरिया और इवेपोरेशन को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, और जितना कम सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन का रेट भी डिक्रीज़ होता चला जाता है। अब ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर जिसको हम लोग देख लेते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन थोड़ी बहुत की है, कि इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, और जितना कम टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। किस तरह से? जब टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई होता है, बिकॉज जब टेम्परेचर हाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो जाती है, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। वो इजीली अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके सरफेस में जा सकते हैं, गैशियस फेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इजीली बहुत जल्दी इवेपोरेट कर सकते हैं। इफ़ दिस इज़ अ सिस्टम जिसके अंदर लिक्विड आपने स्टोर किया हुआ है डिफरेंट अमाउंट में, दिस इज़ जस्ट अ रफ डायग्राम टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। ये सिस्टम है, टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाहर हीट ज़्यादा है, जब समर सीज़न है यहाँ पे हीट ज़्यादा है। अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मैंने आपको कैटेगरीज पहले ही बता दी थी। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है सिर्फ वही इवेपोरेशन में हिस्सा लेते हैं, जबकि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी इवेपोरेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लो या एवरेज हो वो इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आमतौर पे। वाई? बिकॉज इंदर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हैं लिक्विड के, उनके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी कि उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। एक मॉलिक्यूल अपने इर्द गिर्द जितने भी उसके मॉलिक्यूल हैं उसके साथ उसने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप की हुई हैं। तो मॉलिक्यूल्स को इन तमाम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके जाना बहुत ईजी नहीं है। उसके लिए उनके पास एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस सारे अपने इर्द गिर्द जितना भी नेटवर्क है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का उसको ब्रेक कर सके, उसको ओवरकम कर सके, तभी वो मॉलिक्यूल जो है गैशियस फेज में कन्वर्ट होगा। और अगर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने इर्द गिर्द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके तो वो मॉलिक्यूल भी लिक्विड से गैशियस फेज में एंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता दी हाई, लो और एवरेज है। अब यहाँ पे बाहर सिस्टम में हीट प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर हाई है तो हीट जो है सिस्टम में भी एंटर हो रही है, और जितनी हीट इस सिस्टम में एंटर हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये हीट हमें फ्लेम से दी या बर्नर वगैरह से दी, ये इन्वायरमेंटल हीट है। तो जितनी ज़्यादा हीट एंटर होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई होगी, और जितना कम टेम्परेचर होगा एनवायरनमेंट का या जो भी, उतनी ही मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लो होगी। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होने से पहले हम ये सपोज कर लेते हैं वो तमाम मॉलिक्यूल्स कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी
हाई थी, ये वाले तमाम मॉलिक्यूल्स यहाँ सिस्टम से इवेपोरेट हो चुके हैं, जा चुके हैं, ये ख़त्म हो चुके हैं। जब हीट एंटर हो रही है तो वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो थी या एवरेज थी, तो ये हीट उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एंटर होगी। तो हीट डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी, हीट की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हीट। तो काइनेटिक या टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर हाई है, हीट ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। लो वाले मॉलिक्यूल भी हाई एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी हाई काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जब जितने ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यानी समर सीज़न है, जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड हुई इस सिस्टम में, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता जाएगा। और टेम्परेचर अगर हम कम कर दें, हीट जो है सिस्टम में एनवायरनमेंट से कम एंटर हो रही है या ना होने के बराबर हो रही है, तो उस वक्त रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ कर जाएगा। उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर आप ले लें वाटर लेवल जो है कंटेनर में, जिसमें हॉट वाटर है, वो बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, क्योंकि हॉट वाटर के जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं हीटेड अप हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हैं, तो वो इजीली लिक्विड फेज से गैशियस फेज में चले जाएंगे। जबकि जो कोल्ड वाटर है, जो फ्रिज का पानी है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज हीट ना होने की वजह से लो या एवरेज में ज़्यादा है। बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई वाली फॉल कैटेगरी में फॉल करती हो। दैट इज़ वाई एट लोअर टेम्परेचर इन द विंटर सीज़न काइनेटिक एनर्जी का रेट जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ होता है। तो ये दो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, सरफेस एरिया और टेम्परेचर। एक और फैक्टर है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इवेपोरेशन जो है उसको ये फैक्टर अफेक्ट करता है। आई एम श्योर कि अभी तक आप टेम्परेचर और सरफेस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होंगे कि किस तरह से इवेपोरेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है। द थर्ड फैक्टर ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिस तरह से मैंने बार बार जिक्र किया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। एक मॉलिक्यूल, उसके इर्द गिर्द जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उसने उन सब के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट किया हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं उनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप ये इमेजिन कर लें कि अगर ये मॉलिक्यूल जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं, यानी कि ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं ये स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अनदर सिस्टम जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बस वीक सी हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल्स में से मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी में से जो मॉलिक्यूल ए है, इसके लिए अपने इन वीक फोर्सेस को छोड़ के या ब्रेक करके या ओवरकम करना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल बी, जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है हर तरफ से। तो जब ये ए मॉलिक्यूल जब ये लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना लगे, तो इसकी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती टू ओवरकम दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि जो बी मॉलिक्यूल है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके पास होना ज़रूरी है, तभी वो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकता है। तो इस तरह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी अफेक्ट करती हैं इवेपोरेशन को। अब आप ये कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या आप ऐसे कह लें इवेपोरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतने ही कम मॉलिक्यूल जो हैं वो इवेपोरेट होंगे, बिकॉज दे कैन नॉट लीव देयर सरफेस और बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इवेपोरेशन कम होगी, और जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स के लिए, उस सूरत हाल में इवेपोरेट होना बहुत ज़्यादा ईजी है।
वो कहते हैं कि अगर आप वाटर की एग्जांपल ले लें और वाटर के साथ साथ अल्कोहल की एग्जांपल ले लें, तो जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये बॉन्ड जो है अल्कोहल के अंदर एब्सेंट है। तो इसका मतलब है अल्कोहल की जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ए कैटेगरी की हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बी कैटेगरी हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाली बहुत ज़्यादा वीक है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स की क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हैं, तो उनको इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इजी है। उनको बहुत कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है कि वो इस फोर्स को ब्रेक करें। कम एनर्जी यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़रा लो भी हो, वो भी इजीली अपनी सरफेस को लीव कर देंगे, इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कम भी हो तब भी ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके निकल जाएंगे। जबकि इन द केस ऑफ वाटर, इवेपोरेशन के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो अपनी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके नहीं बाहर निकल सकते। तो तब इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा या आहिस्ता होगा, या एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल बहुत मिनिमम लेवल पे होगा। तो ये थे 3 फैक्टर्स जो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जो कि इवेपोरेशन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। और यहाँ तक हमारा इवेपोरेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो इवेपोरेशन क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आए हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर।